हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का वीडियो देखने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट के स्टूडेंटों का फर्स्ट पेपर तथा बीए सेकेंड ईयर रेगुलर के जो फोर्थ सेमेस्टर है पॉलिटिकल थॉट वाला चैप्टर उससे संबंधित है। अगर एमए के छात्र हैं तो एमए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए यह पेपर या प्रश्न अनिवार्य है। और बीए फर्स्ट ईयर के जो प्राइवेट के बच्चे हैं वह भी इस वीडियो को अगर देखते हैं तो इससे लगभग क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो बच्चों, ये जो 50-55 क्वेश्चन जो है आज का 55 क्वेश्चन, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रश्न को राजनीति शास्त्र पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चे को पढ़ना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर पेपर में इस प्रश्न से क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों चलो आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं जो ये बीए के ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय राजनीतिक विचारक है। बार बार पूछता है कि भारतीय राजनीतिक विचारक किसे कहते हैं या कौन कौन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जो चिंतक जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिकल थिंकर। तो ये है भारतीय विचारक कौटिल्य। कौटिल्य भारतीय विचारक है। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग, ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। ठीक है, जिसको कहते हैं, पूछता है कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत। अभी पीछे पढ़े हैं दूसरा क्वेश्चन कि राज्य के कौटिल्य ने कितने अंग बताए, तो 7। उसी को कहते हैं सप्तांक सिद्धांत। ठीक है, कौटिल्य से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था कौटिल्य ने। ठीक है, तो कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत दिया था। उसने बताया था कि राज्य का 7 अंग होते हैं, उस 7 अंग से राज्य बनता है। ठीक है बच्चों, कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या था। जो कौटिल्य था उसकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था, तो कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, जो राजनीति पर लिखी गई ग्रंथ थी। ठीक है, कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतक है। उसने अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राज्य को कैसे चलाया जाएगा, राजा के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब कुछ उसी किताब में, जो ये अर्थशास्त्र है, इसी में उसने सारे चीज़ अपना विचार प्रस्तुत किया था। फिर है कि आचार्य मनु की पुस्तक का नाम क्या था। देखिए, आचार्य मनु के भी बारे में जानते हैं कि मनु भी एक भारतीय राजनीतिक चिंतक है, अर्थात भारतीय राजनीति के बारे में ये अध्ययन करते हैं। तो आचार्य मनु जो एक भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिए थे, बताए हैं आप लोगों से। इसने कहा था कि राजा को ईश्वर ने बनाकर भेजा है, क्योंकि मत्स्य न्याय था और भगवान ब्रह्मा ने राजा को बनाकर भेजा। तो इनकी जो पुस्तक थी, इसमें जिसमें वो राजनीतिक संबंधित अपना सिद्धांत दिए थे, उस पुस्तक का नाम पूछा है। तो आचार्य मनु के पुस्तक का नाम क्या था, मनुस्मृति। ठीक है बच्चों, फिर है राजनीति के क्षेत्र में प्लेटो की सबसे बड़ी देन। प्लेटो के बारे में जानते होंगे कि वो राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु, उसी के गुरु था प्लेटो। और प्लेटो का पहला वीडियो हम जो इम्पोर्टेंस बताए थे उसमें प्लेटो के बारे में बताए थे कि प्लेटो कौन था। प्लेटो जानते ही हैं कि यूनानी राजनीतिक दार्शनिक था, जो राजनीति संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो अरस्तु के गुरु था। पूछा है कि राजनीति के क्षेत्र में प्लेटो की सबसे बड़ी देन क्या थी। देखिए, उसके जो गुरु थे प्लेटो के सुकरात, उन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था और उससे बहुत दुखी हुआ था। और दुखी होकर जो कल्पना किया, तो कल्पना था उसका सबसे बड़ी देन वो थी आदर्श राज्य। सबसे बड़ी उसकी देन थी आदर्श राज्य। अपनी किताब जब रिपब्लिक लिखता है तो उस रिपब्लिक में वह सबसे ज़्यादा जोर देता है, तो वह है उसका आदर्श राज्य। ठीक है बच्चों, तो आदर्श राज्य पर जोर देता है। ठीक है, उसके बाद है द लाज। उसकी किताब द रिपब्लिक थी और द लाज एक किताब थी किसकी, प्लेटो की। तो द लाज किसकी पुस्तक है, तो ये प्लेटो की पुस्तक का नाम है द लाज। ठीक है, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, फिर से वही पूछा है कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो वो भी प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाई जाती है, किसने कहा। जो क्रांतियाँ होती हैं किसी देश में, वो क्रांति का कारण असमानता होती है।
तेरे मेरे की भावना, तुम और हम की भावना, कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना, कहीं ना कुछ कारण है। जो एक क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाई जाती है, किसने कहा? तो ये था अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि जब भी क्रांति होती है, जब संतुष्टि नहीं मिलती है लोगों को, या कुछ कुछ कारण बन जाती है, जो असमान व्यवहार करने लगती है, तो वही क्या हो जाता है? क्रांति की बात की जाती है। ठीक है बच्चों, अगला है राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? जो राजनीति विज्ञान है उसका जनक है अरस्तु, अभी बताए हैं। ठीक है, अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है। अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है? जो अरस्तु है उसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, द पॉलिटिक्स लिखा जाता है, द पॉलिटिक्स रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स जो भी है। ठीक है बच्चों, तो द पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। तो अरस्तु की किताब है, इसी किताब में उसने अपना राज्य संबंधी या राजनीति संबंधित विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है बच्चों, अगला किस देश में गौरव, ओ देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? जो गौरवपुर का नाम जानते हैं क्या होता है? गौरवपुर का नाम होता है कि जहाँ पे खून खराबा ना हो, क्रांति हो और वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा, खून खराबे ना हो। क्योंकि उस ये गौरव की बात है कि एक ऐसी क्रांति जहाँ क्रांति तो हुई लेकिन बिना रक्त बहाए हुए क्रांति सफल हो गई और शासन परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो वो था इंग्लैंड। गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड की क्रांति को ही कहते हैं, जो वहाँ राजा को हटाकर और लोकतंत्र स्थापित किया गया, जहाँ संसद बैठी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है डिफेंसर पेसिस की लेखक कौन है? डिफेंसर पेसिस के लेखक है मार्सिलियो ऑफ पाडुआ। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ की किताब का नाम है डिफेंसर पेसिस, और उसकी किताब से है। फिर पूछा है दास प्रथा जो है स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है। जो दासता है, दास यानी जिसको दास बनाकर जानते हैं, पहले लोग दास रखा करते थे, उस दासता स्वामी और दास दोनों के लिए ज़रूरी है। यह है अरस्तु की किताब, जो आप लोग बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये दासता क्या थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, क्या थी, क्योंकि अरस्तु के अनुसार बहुत अच्छी चीज़, और क्यों किस लिए एक्सप्लेन की और कैसे बताएं, ये तो बड़ा आप लोग को थियरी पढ़ने पर पता चलेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए अरस्तु के किताब का नाम है। किसने राजनीति को नैतिकता से पृथक कर दिया? जो राजनीति है उसको नैतिकता से पृथक ही कर दिया मैकियावेली ने। यानी कहा कि राज्य में अगर नैतिकता रहेगी तो फिर राजा शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, क्योंकि नैतिकता का पालन वो जीवन प्रयत्न करते रह जाएगा और लोग अपना अत्याचार करते रहेंगे। क्योंकि जानते हैं कि मैकियावेली फ्लोरेंस का था, और फ्लोरेंस की दुर्दशा बहुत ख़राब थी, जो इटली का एक राज्य हुआ करता था। तो उसे एकता ला स्थापित करने के लिए राजा को शक्तिशाली बनाने की कोशिश किया, इसीलिए उसने कहा कि नैतिकता को पृथक करिए। ठीक है, प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की? 5040। बच्चों याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, 5040 याद रखिएगा प्लेटो की जनसंख्या, और एक कंपलसरी है कि ये पूछेगा कि राज्य की जनसंख्या। ठीक है बच्चों, मध्य युग का अरस्तु किससे कहा जाता है? अब सबसे बड़ी बात है कि मध्यकाल, क्योंकि 3 काल में हम लोग राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं, प्राचीनकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के काल में पढ़ते हैं। तो मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो ये है एक्विनाश। एक्विनाश को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, एक्विनाश की पुस्तक का नाम क्या था? जो एक्विनाश है उसकी पुस्तक का नाम क्या था? वो भी राजनीतिक संबंधित विचार दिया, लेकिन मध्यकाल का राजनीतिक चिंतक था, इसका नाम था सुमा थियोलॉजिका। ठीक है, सुमा थियोलॉजिका एक्विनाश की पुस्तक का नाम था। फिर है राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है। जो राज्य है वो व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आता है, क्योंकि जानते हैं अरस्तु कहा था ना कि ये किताब अरस्तु की है। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट्स जो है अरस्तु की है, राज्य अच्छे जीवन, क्योंकि राज्य वो कहता है ना कि जब सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो राज्य अस्तित्व में आता है। और राज्य ऐसा संस्था होता है जो एक व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, तो इसीलिए कहता है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। जो राज्य है इसका आधार शक्ति का प्रयोग करना नहीं, लेकिन इच्छा का, मतलब लोग की क्या इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप राज्य चलेगा। ठीक है, शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ये है TH ग्रीन। ठीक है, TH ग्रीन का स्टेटमेंट है राज्य का। राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मतलब कि जैसे कि मनु कहता था ना भारत में, वैसे ही एक विदेशी विचारक था, वो भी कहता था, लेकिन उसने इतना राज्य को शक्तिशाली मतलब ईश्वर से तुलना कर दिया। वो कहा कि जो राजा है, जो राज्य है, वह ईश्वर ही उतर कर पद यात्रा कर रहा है, इसीलिए राज्य का विरोध मत कीजिए। और जानते हैं कि इसी हीगल, ये स्टेटमेंट्स है हीगल, यही स्टेटमेंट्स राज्य को इतना ताकतवर बना दिया कि बाद में चलकर मुसोलिनी और हिटलर का नाम आप लोग सुनते हैं, जो इसी को पढ़े और इसको क्या कर दिया, राज्य के प्रति इतना लोगों को समर्पित करा दिए कि वो बाद में तानाशाह बन गए और लोगों को राज्य के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार नहीं रह गया।
ठीक है बच्चों, तो ये हीगर का स्टेटमेंट्स है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का होता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत पूछेगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत क्या है, तो ये उपयोगितावादी विचार है जो जेरेमी बेंथम ने दिया था। बेंथम का स्टेटमेंट से अधिकतम, अगर पूछता है प्रश्न में कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, ये पूछेगा, कंपलसरी है बच्चों, ये पूछेगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा ये बेंथम ने दिया था। और ये किस प्रकार का विचार है, तो उपयोगितावाद, जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, आदर्शवाद शुरू से पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही एक उपयोगितावाद विचार है और उसी में है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जहाँ पर मतलब अधिकतम सुख की प्राप्ति हो वही उपयोगितावाद है। और ये स्टेटमेंट्स है किसकी, बेंथम की। तो बेंथम का नाम रखिएगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत, उपयोगितावादी विचारक। उसके बाद है कि किसने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। जो आत्मरक्षा लोग सुनते हो ना, आत्मरक्षा, जैसे कि जब हाफ्स, ये हाफ्स का विचार है, इस हाफ्स जब सामाजिक समझौता करा रहा था राज्य की उत्पत्ति के लिए, सारे शक्तियाँ राजा में डाल दिया, लेकिन एक अधिकार अपने पास रखा, आत्मरक्षा। कहा कि जब राजा ये कहे कि आप अपने आप को मार डालिए, यहाँ पर व्यक्तियों के पास अपना अधिकार रहेगा, जो उसको प्राकृतिक अधिकार बताया। तो हाफ्स का स्टेटमेंट है कि आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। लाक ने कितने प्राकृतिक अधिकार दिए, लाक ने प्राकृतिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई, 3, ठीक है। फिर है लाक ने प्राकृतिक अधिकार कौन कौन है बच्चों, सबसे ज़्यादा इसको याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन इससे पूछेगा घुमा कर, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। पूछ देगा कि इसमें से कौन सा लाक का प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो ये 3 रहेगा, एक और रहेगा, कोई समानता का रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो याद रखिए समानता का अधिकार भारत के संविधान में है, प्राकृतिक अधिकार लाक में नहीं है ये, ठीक है। समाज, जैसे बच्चों को याद है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भारत के संविधान में हम लोग पढ़े हैं। तो यही इसीलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब पूछता है कि इसमें से लाक के अनुसार क्या बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो बच्चे स्वतः समानता को मानते हैं, नहीं, लाक ने समानता का अधिकार नहीं दिया था, यही 3 अधिकार दिया था। इस 3 अधिकार को रखिएगा यार, जिसमें सबसे ज़्यादा जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार पर ये सब बल दिया था, ठीक है बच्चों। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, ठीक है, 2 शब्द पूछता है। या तो पूछेगा आप लोग कि आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या कौन संबंधित है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, मैकियावेली आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक है और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। रूसो किस देश से संबंधित था, जो रूसो था, जे रूसो किस देश से संबंधित था, तो रूसो जो था वो फ्रांस से संबंधित था। बच्चों आपको पता है कि जेनेवा में उसका जन्म होता है और फ्रांस में जाकर बस जाता है, इसीलिए वो रूसो फ्रांसीसी नागरिक माना जाता है, ठीक है बच्चों। दास कैपिटल किसकी रचना है, जो दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्क्स, ठीक है, सबके लिए अनिवार्य है, ये दास कैपिटल को याद रख लीजिएगा। फिर अगला है एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा, शुक्र और सुअर दोनों आ सकता है, कि अपेक्षा संतुष्ट शुक्रात होना अच्छा है। यानी जब बेंथम की आलोचना कर रहा था जे.एस. मिल, तो जे.एस. मिल कह रहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना अच्छी बात है, उसी का स्टेटमेंट है जे.एस. मिल का, ठीक है बच्चों। किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया, अतिरिक्त मूल्य, एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य, ये है कार्ल मार्क्स अपनी किताब दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, ठीक है बच्चों। अगला है कि कौटिल्य के 7 अंक का नाम क्या है, अभी बताए थे ना सप्तांक, तो 7 अंक का नाम यही है बच्चों। एक एक चीज़ को याद रख लीजिएगा, इससे एक एक क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से कौन, जैसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सप्तांक अंग है, या पूछ देगा इसमें से कौन सा सप्तांक अंग नहीं है, उसमें 3 रहेगा, नहीं में एक नहीं रहेगा तो 3 रहेगा, और या तो कह देगा कि इसमें से कौन है, तो 3 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, और जब कहेगा कि इसमें से कौन है या कौन नहीं है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, 7 अंगों का नाम याद रख लीजिएगा। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा, ये युग का भ्रम कह रहा था कार्ल पॉपर, ठीक है, अपने युग का भ्रम कहा था, ठीक है। और मार्क्सवाद के समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है, जो मार्क्स के समाजवाद था, जिस मार्क्स ने जब समाजवाद का विचार दिया था, उसको किस नाम से जाना था, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद। किस पुस्तक पर गांधी का प्रभाव पड़ा, उस किताब पर अनटू द लास्ट, ठीक है, रस्किन की पुस्तक की नाम थी, और पुस्तक का नाम है, जो रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट, सबसे ज़्यादा गांधी जी पर प्रभाव उसी किताब का पड़ा था बच्चों, ठीक है। ट्रस्टशिप का विचार किसने दिया, ठीक है, ट्रस्टशिप यानी न्यायधारिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वही महात्मा गांधी, ठीक है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। किसे आदर्शवादी विचारक माना जाता है, इसमें से पूछागा इसमें से कौन सा आदर्शवादी विचारक था, आदर्शवादी विचारक राज्य ग्रीन है, क्योंकि आदर्शवादी विचारक क्या करते हैं, राज्य को अधिक महत्व देते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि टी.एच. ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है बच्चों।
किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी माना जाता है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी, तो ये भी है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल को अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी माना जाता है बच्चों। निरंकुश संप्रभुता पूछता है, निरंकुश संप्रभु, निरंकुश मतलब जो संप्रभुता होगी यानी जो अंतिम सत्य, संप्रभुता का मतलब होता है अंतिम सत्ता, जिसके विरुद्ध कोई ना बोले, अब वही व्यक्ति अंतिम है तो वो है निरंकुश। और संप्रभुता क्या होगी, निरंकुश होगी, मतलब किसी प्रकार की अंकुश उस पर नहीं होगी, मतलब वो तानाशाह जैसी होगी, वो है हाफ्स। निरंकुश संप्रभुता हाफ्स। और वैसे ही है लोकप्रिय संप्रभुता, यानी जहाँ जनता संप्रभु, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बातें कर रहा है, और ये है रूसो। लोकप्रिय से दोनों बात याद रखिएगा बच्चों, निरंकुश संप्रभुता हाफ्स और लोकप्रिय संप्रभुता रूसो में। ठीक है बच्चे, चलिए रूसो किस देश से संबंधित था, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन बच्चों, देख लीजिएगा। फ्रांस से था, ठीक है, फ्रांस से था। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, 7 अंग बताए हैं ना, उस 7 अंग में पूछा है कि स्वामी, ये प्रश्न पूछता है बार बार कि स्वामी से अर्थ क्या है, तो स्वामी का अर्थ राजा है, अमात्य से मंत्री, ऐसे ही सबका होता है, आप लोग जान पढ़ लीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है बच्चों। यूनानी दार्शनिक न्याय के किस पक्ष पर बोल देते हैं, जो यूनानी दार्शनिक थे, यानी प्राचीन यूनान के जो दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब किस पक्ष पर देते थे, तो ये नैतिक पक्ष पर। ये सब किस पर बल देते थे, राज्य के नैतिक पक्ष पर। ठीक है, न्याय के नैतिक, कहते थे कि नैतिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं आधुनिक युग में जब मैकियावेली आता है तो इसी नैतिकता को अलग करने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों। फिर अच्छा, मूल्य का श्रम सिद्धांत। ठीक है, यहाँ मूल्य में श्रम लग जाए वही सिद्धांत अच्छी, वही संपत्ति आपकी निजी है। ये मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया था जॉन लॉक, याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है। सीमित और उत्तरदायी सरकार, जहाँ सरकार सीमित हो, कहने का मतलब कि जहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, राज्य बस सीमित हो, जैसे अभी वर्तमान में हम लोग का है, मतलब राजा इतना तानाशाह न हो जाए कि आपकी स्वतंत्रता को वंचित करने लगे। राजा रहे बस आपकी सुरक्षा, मतलब आपको छोड़ दे, आप स्वतंत्र रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे की स्वतंत्रता पर काबू करने की कोशिश करेंगे या दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगे, तब राज्य अस्तित्व में आएगा, और तब जाकर अस्तित्व में आएगा। तो उससे कहते हैं सीमित और उत्तरदायी सरकार, मतलब कि ज़्यादा वो हस्तक्षेप आपके पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो हस्तक्षेप तभी करेगा जब आप अत्याचार करने लगेंगे, यानी किसी दूसरे की समय। तो ये सीमित और उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन लॉक, जो हर देश में इसमें वर्तमान में सीमित और लगभग 95% देशों में यही है, सीमित उत्तर। जैसे भारत में अपने यहाँ सीमित और उत्तरदायी सरकार है, क्या है, हम लोग के पास सारी स्वतंत्रता है, सरकार को हम लोग गरिया लेते हैं, कुछ भी करें विरोध कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सीमित सरकार का लक्षण है। सरकार तब आती है जब हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग, जैसे कि हम लोग खूब सरकार को गाली देने लगते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन करते करते क्या करते हैं, खून खराबा करने लगते हैं, तब सरकार हस्तक्षेप करती है। यानी हमको स्वतंत्रता तो दी है सरकार, लेकिन वो तब हमारे बीच हस्तक्षेप करती है जब हमारा अति हो जाता है, यानी सीमित सरकार है। ठीक है, इसी को कहते हैं सीमित सरकार। इसमें कौन पुस्तक रूसो की है, रूसो की पुस्तक इसमें से कौन है, रूसो की किस पे पुस्तक के बताए थे ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही एक इनकी किताब का नाम है एमाइल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एमाइल भी रूसो की पुस्तक का नाम। गांधीवाद में समाजवाद, सबसे ज़्यादा पूछने वाला, गांधीवाद में समाजवाद का अर्थ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर में पूछेगा, वो है न्यायधारिता। ठीक है, न्यायधारिता, ट्रस्टशिप अभी बताया है ना, ट्रस्टशिप, वही ट्रस्टशिप है। मनुष्य एक सभ्य बर्बर था, किसने कहा, सभ्य था और बर्बर था। मनुष्य मतलब किसी के अंदर हम की तुम की भावना नहीं थी, सभ्य था। जो बर्बर, बर्बर मतलब जंगली जो पशु होते हैं ना, जो अपने किसी से मतलब नहीं रहते, स्वतंत्र रहते हैं, अपने काम से काम मतलब रहते हैं, मतलब तेरे मेरे की भावना नहीं रहती, ये है रूसो। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में उसने क्या कहा था, मनुष्य को एक सभ्य और बर्बर बताया था। ठीक है बच्चों। लाक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा होता था, जो प्राकृतिक अवस्था जो थी, यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था थी, वो कहती थी, तो वो लाक के अनुसार विवेकी और सहयोगी और झगड़ालू, निर्धन, संघर्ष में जानते हैं, हास बताया था। ठीक है, झगड़ालू था, बहुत मतलब अत्याचारी था, लालची था मनुष्य, वो हाफ्स, जितनी कमियां थी मनुष्य में वो हाफ्स बताया था, और जितनी भी अच्छाइयाँ व्यक्ति में वो लाक ने। लेकिन लाक ने यही बात कहा था कि सब कुछ ठीक था, बस इसको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए राज्य अस्तित्व में आता है। इसीलिए राज्य को क्या कर दिया, लाक ने सीमित कर दिया कि भाई देखिए हमारे पास सारा अधिकार, सब कुछ हमें पता है, बस कभी कभी ये हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे सीमा कहाँ तक है, वही सीमा बताने के लिए राज्य अस्तित्व में आता है, इसीलिए राज्य को सीमित कर दिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद किस घटना से लाक प्रभावित था, लाक के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली घटना कौन थी, तो वो थी इंग्लैंड की क्रांति।
ठीक है। फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी क्रांति लाक पर नहीं पड़ा था। लाक के ऊपर इंग्लैंड की जो क्रांति होती है वो इंग्लैंड की क्रांति लाक के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चों, ठीक है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह हर स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा होता है, सर्वत्र जंजीरों में बढ़ता है। मतलब कहा, किसने कहा कि मनुष्य जन्म तो लेता है स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र जन्म लेकर जब आता है तो ये समाज की जो जंजीरें हैं इसमें जकड़ जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस स्वतंत्र जन्म तो लेता है, ये जंजीरों में जकड़ जाता है। ये है, ये स्टेटमेंट्स है रूसो का, याद रखिएगा रूसो। ये किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये विचार अपना दिया था, ठीक है बच्चों। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यही पर्शियन लेटर, एक किताब पूछेगा बच्चों, याद रखिएगा पर्शियन लेटर, पर्शियन लेटर, एक किताब है पर्शियन लेटर, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको बनाया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो है मॉन्टेस्क्यू, और इन्हीं के किताब का नाम है पर्शियन लेटर, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट, ये भी रख लीजिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज भी इन्हीं के, दोनों किताब का नाम बच्चों देखो लिखे नहीं है, आप लोग किताब में उतार लीजिए। पर्शियन लेटर और द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें से दोनों किताब का नाम पूछेगा आप लोगों से एक एक करके कि ये किताब की रचना किसने की थी। पूछ देगा कि द पर्शियन लेटर की रचना किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू, और पूछ देगा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी, तो वो भी है मॉन्टेस्क्यू। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये मॉन्टेस्क्यू, जो आज हम लोग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 नाम सुनते हैं ना, सरकार के 3 अंग, ये शक्ति पृथक्करण यही है, इसी ने दिया था, जो अमेरिका में इस समय वर्तमान में भी है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू पर ही सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जिस पे महात्मा गांधी ने अपना विचार दिया था उसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, ये परीक्षा में आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है मध्य युग को किस नाम से जानते हैं, जो प्राचीन युग था उसको नैतिककालीन युग मानिए जानते हैं। मध्य आधुनिक युग को जानते हैं कि मतलब कि आधुनिक युग पुनर्जागरण काल के नाम तमाम। मध्य युग के नाम को अंधकार का युग जानते हैं कि मध्यकाल में धर्म जो था, चर्च जो थी पूरी सत्ता पर स्थापित हो गई थी, मतलब धर्म में लोग को इतना विश्वास हो गया था, उसे अंधकार का युग कहा जाता था। ब्राइटनेस एज, ठीक है, या ब्राइट एज या काला समय या जो कुछ भी कमियां कहे, मतलब उसमें जो चर्च था इतना ताकतवर हो गया था कि राज्य की सारी निर्णय चर्च ही ले रहा था, तो उसी काल को कहा गया अंधकार का युग। अंधकार का मतलब अंधभक्ति, जहाँ पर अंध शक्तियों में विश्वास लोग करते हैं उसी को अंधकार का युग, तो मध्यकाल को अंधकार का युग के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा वीडियो था बच्चों, अब हम अगला वीडियो देख रहे हैं तो बना देंगे, तब तक के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे ये जो 55 क्वेश्चन है इसी में से लगभग 10 क्वेश्चन आपको रिपीट भी कर देगा, जैसे इसमें से प्रश्न रहेगा आप लोग की परीक्षा में, और इसी प्रश्न में से दोबारा हर 20वां क्वेश्चन के बाद कहीं रिपीट कर देता है, इसीलिए क्वेश्चन इस 55 क्वेश्चन को ही बढ़िया से पढ़ लिएगा। BA सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो BA सेकेंड ईयर की प्राइवेट जो फर्स्ट पेपर होगा, और BA सेकेंड ईयर जो रेगुलर के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये बच्चे, क्वेश्चन ये दोनों लोग आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को पढ़कर नोट्स बना लीजिएगा, यही आप लोग की परीक्षा में पूछेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप लोगों का यूट्यूब जब चलाते होंगे तो बहुत लोग अभी तक सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तक 2000 लोग हैं, फिर भी अभी 500 तक हमारा सब्सक्राइब हुआ है, तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और भी आसपास के लोग हैं उसे सब्सक्राइब कराकर 1000 कर दीजिए ताकि हम ऑनलाइन क्लास लेना चालू कर दें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।